नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच झगड़ा शुरू हो गया है और 12 साल में पहली बार हुआ है जब नरेंद्र मोदी खड़े रह गए और नीचे की जमीन खिसक गई। एनडीए के 13 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। 13 ये 13 विधायक राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए और मोदी की करारी हार, करारी शिकस्त हुई है। अब तो अध्यक्ष की कुर्सी भी खतरे में है कर्नाटका में। येदियुरप्पा परिवार क्या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दरकिनार कर दिया जाएगा? फिर शाह ठिकाने लगा देंगे? हालांकि येदियुरप्पा मजबूरी थे, येदियुरप्पा जरूरी नहीं थे, येदियुरप्पा पसंद भी नहीं थे, मजबूरी थे। येदियुरप्पा के बाद बेटों को जो है रोजगार दिया गया, उनको महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया गया, एक को सांसद बनाया गया, एक को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई। लेकिन अब खतरा मंडराने लगा है। क्या एक तीर से आपदा में अवसर भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पहचान है, मोदी शाह की पहचान है। क्या इस आपदा में अवसर मिलेगा येदियुरप्पा फैमिली को ठिकाने लगाने? यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और क्यों ये सिर्फ कर्नाटक में हो सकता है जहां पर मोदी को इतना बड़ा झटका दिया गया? कर्नाटक के अलावा बाकी राज्यों में क्यों ऐसा मुमकिन नहीं? विपक्ष को इस पर भी सोचने की जरूरत क्यों नहीं? क्या कर्नाटक में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं? बहुत जगहों पर, हिमाचल में भी विपक्ष में है भाजपा, लेकिन विपक्ष में होते हुए सत्ता पक्ष हमेशा वहां डवाडोल रहता है, विपक्ष में रहते हुए भाजपा हावी रहती है। सुखो ही पार्टी और सरकार बचाने में जुटे रहते हैं। कर्नाटक में ही क्यों? ये सवाल समझना होगा कि अगर कैलिबर वाले नेता हों जो ठान लें तो नरेंद्र मोदी के किले में ज्यादा छेद है, ज्यादा छेद है, क्योंकि वहां घुटन ज्यादा है, वहां तानाशाही ज्यादा है, वहां अपमान ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा मौके हैं। लेकिन मौके का लाभ उठाने के लिए भी योग्यता होनी चाहिए। भाव को लाइए, मैं सीधा खबर पर चलता हूं, जोड़िए स्क्रीन। स्वागत है भाव। लाओ भैया, देखिए बीजेपी को 12 विधायकों ने दिया धोखा। हालांकि यहां पर नंबर गलत है, ये 13 होगा। बीजेपी को 12 विधायकों ने दिया धोखा। नाक के नीचे से कांग्रेस उड़ा ले गई सीट। एनडीए में मचा हड़कंप। कल हमने दोपहर बाद एक कार्यक्रम किया था जहां 2 विधायकों की बात थी और उन 2 विधायकों में यह भी अंधभक्तों के पास एक्सक्यूज था। कुछ लोगों के कमेंट थे कि यार उन विधायकों को आप क्यों झटके के रूप में देख रहे हैं जिसे भाजपा ने पहले ही निलंबित कर रखा है, उससे मोदी को क्या झटका है? उसमें तो मोदी और शाह की तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने पहले से ही ऐसे गद्दारों को निलंबित कर दिया है। लेकिन अब वो एक्सक्यूज खत्म। अब नंबर 13 पे पहुंच चुका है, ये गिनती 13 पे पहुंच चुकी है। जरा चलिए खबर के भीतर लाइए, एक एक करके देखिएगा एग्जैक्ट नंबर, और इसके बाद मैं आपको बाइट भी सुनवा दूंगा कि 135, फिर एक निर्दलीय, फिर 2 विधायक, 138, फिर 13, 151 कैसे होता है पूरा भी दिखाता हूं। कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक, मैंने बताया था पहले, समझ लीजिए फ्रेम पूरा का पूरा कर्नाटका का। कर्नाटक में कुल मिलाकर के 7 विधान परिषद की सीटें, एमएलसी की सीटें थी। 7 पर चुनाव था, 8 प्रत्याशी मैदान में थे। जो नंबर्स थे वो नंबर 4 कंफर्टेबली पक्ष में थे जो है कांग्रेस के, और 2 कंफर्टेबली बीजेपी के पक्ष में आंकड़े थे। तीसरा बीजेपी के लिए जिताना मुश्किल था और 5वां कांग्रेस के लिए जिताना मुश्किल था। 5वें के लिए कांग्रेस को 5 विधायक चाहिए थे। अब क्या फर्क पड़ा? 140 चाहिए थे कांग्रेस को पांचों जिताने के लिए। 135 उनके अपने थे, 140 चाहिए थे। 151 लेके आए हैं। 140 चाहिए, 151। अब यहां पर नीचे जब पढ़ेंगे तब क्लियरिटी होगी, इसलिए वो पूरा बताया कि कैसे कहानी पूरी थी, जरूरत क्या थी। कांग्रेस उम्मीदवार विनय कार्तिक सबसे ज्यादा 32 वोट पाकर विजयी घोषित हुए। यह संख्या जीत के लिए जरूरी कोटे से कहीं अधिक थी और कांग्रेस विधायकों को की अपनी ताकत से भी काफी ज्यादा थी। वोटों के इस गणित से अंदाजा लगाया जा रहा है कि उन्हें भाजपा और जेडीएस के कम से कम 1 दर्जन विधायकों का साथ मिला है। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके खेमे से केवल 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। अब सुनिए असली यहां पर यही होता है, जैसे ही ये फंस जाएंगे
ये एक दूसरे कॉलर पकड़ लेते हैं, शर्ट फाड़ेंगे, लेकिन वो नौबत ही विपक्ष नहीं ला पा रहा है, नहीं तो वाकई ये शर्ट फाड़ेंगे एक दूसरे के। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके खेमे से केवल 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, और भाजपा ने आरोप लगाया कि जेडीएस के कम से कम 8 विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवारों का समर्थन किया है। ये भाजपा कह रही, जेडीएस क्या कह रही? जेडीएस ने भाजपा के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि उनके खेमे से केवल 4 वोट ही कांग्रेस को जा सकते थे, सिर्फ 4 ही जा सकते थे, बाकी मुमकिन नहीं है। उनका अपना लॉजिक है। बाकी की पूरी मदद भाजपा विधायकों की तरफ से मिली है। सोचिए, एक सीट भाजपा को ऐसे मुकाम पे खड़ी करती है जहां पर पार्टनर के साथ झोंटा झोंटी हो जाती है। ये कह रहा है कि भाजपा ही क्लियरिटी के साथ कहूं कि भाजपा कहती है हमारे 30 क्रॉस वोटिंग हो गए, बाकी 7 क्रॉस वोटिंग जो है वो उन्होंने किए, आरजेडी ने किए, नहीं जेडीएस ने किए। जेडीएस कहता है हमारे 4 वो किए हैं, क्रॉस वोटिंग किए हैं, 6 क्रॉस वोटिंग जो है वो भाजपा से हुई है। ये जेडीएस का कहना है। 6 क्या? अभी तो ये नंबर अभी आगे और क्लियर होगा बाबू, आगे बढ़ेगा। 13 क्रॉस वोटिंग हुई है। 13 को देखेंगे तो जेडीएस के 4, तब बीजेपी के 9 हो गए, फिर 9 तो 9 हो जाए। सबके घेरे में नाम, जरा नाम सुन लीजिएगा, ये नाम सुने हुए हैं बहुत सारे, जैसे रमेश जारकीहोली का नाम आप जैसे ही रमेश लिखेंगे तो आ जाता है पूरा रमेश जारकीहोली का नाम। ये सब बड़े नेता हैं। कौन कौन शक के घेरे में, आप सुनकर हैरान होंगे। इस उलटफेर के बाद जेडीएस के जीटी देवगौड़ा और एमआर मंजूनाथ, ये दोनों संदेह के घेरे में है। भाजपा में देखिए नाम, भाजपा के दिग्गज नेता रमेश जारकीहोली ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के रेस में वो थे, और क्रॉस वोटिंग में आज नाम आ रहा है। रमेश जारकीहोली, बीपी हरीश, एन चंद्रप्पा, एचके सुरेश, ये सब के सब जांच के घेरे में आ चुके हैं। हालांकि इन सभी नेताओं ने क्रॉस वोटिंग के आरोपों से साफ इनकार किया है। अब यहां पर मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, राज्यसभा और इस चुनाव में एक फर्क है। राज्यसभा चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव, वहां पर क्या होता है कि जो भी पार्टी या गठबंधन का एजेंट होता है, जितने विधायक जाते हैं मतदान करने, उनको अपने एजेंट को अपना दिखाना पड़ता है मत पत्र, कि वो किसके नाम पर लगाए हैं ठप्पा, किस पर टिक किए हैं, ये उनको दिखाना पड़ता है। ये प्रोसेस विधान पार्षदों में नहीं है। यही लूपहोल जो है जेडीएस और भाजपा के बीच झगड़ा करवा रहा है, आपस में पकड़ा पकड़ी करवा रहा है। वो कह रहा है तुम्हारे वाले गए। यहां पर आप क्लियरिटी नहीं पाओगे कि कौन कौन गया है नाम, ये सब संदेहास्पद नाम है। अब आगे आगे चलिए, ये फर्क जरूरी है जानना, नहीं तो होगा कि क्यों क्लियर नहीं हुआ। आगे चलिए, इसके आगे बढ़िए, चेंज करिए। हाँ, इस अनिश्चितता ने गठबंधन के भीतर अविश्वास को और गहरा कर दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, ये येदियुरप्पा जी के पुत्र हैं, बीवाई विजेंद्र ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पार्टी इन गद्दारों की पहचान करेगी और उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी, देवगौड़ा के पुत्र, ने इस मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। जेडीएस मतलब कुमारस्वामी कुछ भी बोलने से इनकार कर दिए, और विजेंद्र के सामने बड़ी संकट है, कुर्सी की संकट। अभी चर्चा में बात समझेंगे हम भाव से। चलिए, अब जरा आप सुनवा दीजिए कांग्रेस के प्रभारी, कर्नाटक के प्रभारी, उनको सुनवाइए। वहां पर जो 11 वाला मसला है, ये क्लियरिटी आ जाए। ये 13 संख्या है, ये संख्या 13 है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। Congress party has polled, and its candidates have polled 11 votes more than the calculation of 140. We have 135 Congress members. We are supported by SKP. We also have the support of 2 independents. So 135 plus 1 plus 2. 138. But Congress party has got
the support of 151 legislators. That is 13 more. On the contrary, Bharatiya Janata Party, which has support of 62 plus 2, 64 legislators, ended up polling 56 first preference votes and 1 vote of BJP, according to election agents, has got rejected. Janata Dal, which has 18 members, have got 14 votes. So I want to point out to you and say thank you to all fellow Kannadigas. Thank you to people of Karnataka. Thank you to all the Congress workers. Thank you to Congress and other legislators who decided to support the Congress candidates. In reality, while this is a victory for Shri D.K. Shivkumar and Shri B.K. Hariprasad and every single legislator, Congress legislator and worker, this is a victory for people of Karnataka. This is a victory for people of Karnataka for the simple reason that the legislators of Karnataka have placed their seal of approval on the stellar and outstanding work done by Congress party in last 3 years. The legislators of Karnataka have put their seal of approval on the Congress guarantees, traveling even beyond their party loyalty. भाऊ सिंगल देखिए 13 वोट क्रॉस हुए हैं, 4 वोट जेडीएस के, तो 9 वोट बीजेपी के ट्रांसफर हुए हैं। बीजेपी को आत्मावलोकन करना होगा। बीजेपी को लगता होगा कि डॉक्टर अग्रवाल जो गोरखपुर के हैं उनको भेज के कर्नाटक साध लेंगे, तो गलत बात है। कोई सीनियर आदमी, एक्सपीरियंस्ड आदमी कर्नाटक को बीजेपी के लिए भी भेजना होगा। देखिए, कोई बीजेपी के विरोध में नहीं रहते हम। यदि बीजेपी से क्रॉस ओवर हो गया तो बीजेपी में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। मैं हमेशा कहता था कि दक्षिण और उत्तर में बहुत फर्क है। दक्षिण में पहले भी इसी कर्नाटक में जहां पहली सरकार दक्षिण में भाजपा को मिली, वहीं येदुरप्पा ने अपनी अलग पार्टी खड़ी करके बीजेपी को हाशिए पे ले आए थे। उसी येदुरप्पा को फिर वापस लाए, फिर उसको मुख्यमंत्री बनाया, फिर उसको मुख्यमंत्री से हटाया, फिर जनता ने औकात दिखा दी। जनता कर्नाटक की दिल्ली को आका नहीं मानती, दक्षिण दिल्ली को आका नहीं मानता, ये आप मान लीजिए। दक्षिण की अपनी एक अलग काशी है, रामेश्वर, दक्षिण की काशी कहते हैं उसको। नॉर्थ की अपनी एक काशी है। दक्षिण में जब जब बीजेपी ने दिल्ली को थोपने का प्रयास किया या गुजरात को थोपने का प्रयास किया, कोई भी राज्य हो, आप देखिए तमिलनाडु में जो सबसे संघर्षशील उनका आदमी था, वो अलग पार्टी खोल बैठा, बीजेपी को छोड़ दिया उसने। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि बीजेपी ऊपर से गुजरात से दादागिरी करने का प्रयास कर रही थी, तमिलनाडु ने नहीं एक्सेप्ट किया। वही हाल उनका केरल में है, वही हाल उनका आंध्र प्रदेश में तो जगह ही नहीं है, वो किसी और के उधार के सिंदूर पे है। और यदि तेलंगाना में थोड़ी बहुत बीजेपी उत्साहित है तो वो बीजेपी के जो स्लीपर सेल है कांग्रेस में बैठे हुए, उनकी वजह से, नहीं तो वहां भी जगह नहीं है। कर्नाटक में फिर एक बार जनता ने दिखा दिया, जब जब ऊपर से थोपोगे। और वहां क्या हुआ? कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के पीछे लोग थे। डीके शिवकुमार को लाना, क्योंकि डीके शिवकुमार डरते नहीं, निडर है। आज के डेट में कांग्रेस को निडर नेता चाहिए, जो बगैर डरे काम करे। ईडी की केस चल रही है, अरेस्ट भी हो गए हैं, जेल में ही रह चुके हैं, लेकिन सरेंडर नहीं हुए, बिल्कुल सरेंडर नहीं हुए। अशोक चौहान जैसे डरपोक लोगों को पालने के बजाय, जिसकी औकात मंत्री बनने की नहीं थी, उसको मुख्यमंत्री बनाया, और वो आके फुट फुट के रोता है कि मेरे को डर लग रहा है जेल में जाने का, मेरे को डर लग रहा है जेल में जाने का, मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो, और भाग गए। जनता को भी ऐसे डरपोक और नपुंसक नेताओं को सबक सिखाना होगा। मैं नपुंसक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से कह रहा हूं, राजनीतिक शक्ति।
का नपुंसकत्व का बात करता हूं, बाकी कोई व्यक्तिगत किसी पे मुझे टिप्पणी करनी नहीं। तो पॉलिटिकल इंपोर्टेंसी जहां है वहां अब आज के डेट में कम से कम राजनीति में उनकी जगह नहीं। कर्नाटक का डिसीजन बहुत बेहतरीन था, केरल का मुख्यमंत्री का डिसीजन बहुत बेहतरीन था, और वो दोनों जगह पे डिलीवरी दे रहे। हमको पहले से भी लग रहा था, आशीष तो हमको पहले कह रहे थे, कई बातें ऐसी होती है कि जो हम कार्यक्रम में नहीं करते, कार्यक्रम के बाद या कार्यक्रम के दौरान हम कहते हैं कि आप बोल तो ऐसे रहे लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम कल भी ये कह रहे थे कि मुझे फिर भी डाउट है कि ये नाथवानी जो है, रात को आखिरी जो बात हुई मेरी आशीष जी के, बोला मुझे नहीं लगता ये नाथवानी हारेगा, क्योंकि पैसा इतना फेंकते हैं और वहां बिकने वाले लोग बहुत है। बिकेगा कौन ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मंडी में लोग बैठे बहुत है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। और तो अल्टीमेटली हम कार्यक्रम कुछ भी करें, जो कार्यक्रम करते हो वास्तविकता पे होता है, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो होता है वो यहाँ बोलना ठीक नहीं है बिटवीन द लाइंस, क्योंकि वो खबर गलत हो जाती है, गॉसिप भी हो जाती है, और न्यूज लॉन्चर पे कभी आशीष जी गॉसिप नहीं होने देते, उनका एक बड़ा क्लियर है, जब तक कंफर्म नहीं होता तब तक। लेकिन एक अंदेशा था कर्नाटक में भी। कल हमने जब 2 विधायकों पे 15-20 मिनट का कार्यक्रम किया था, वो 2 विधायक नहीं थे, वो 2 विधायकों ने दरवाजा खोल दिया था, उसके पीछे 7 और घुस गए, 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया, टोटल 13। मुझे लगता है कि पिछले 2014 के बाद से आज तक इतना बड़ा राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग कहीं नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी के इसमें पहली बार राज्यसभा में इतना बड़ा क्रॉस वोटिंग 13 लोगों का पहली बार कर्नाटक में हुआ, और उसमें 13 में से जो 9 लोग हैं वो भाजपा के हैं। ये भाजपा के लिए चिंता का विषय है। दक्षिण को साधने के लिए आपको और फॉर्मूला देना पड़ेगा। ये बीजेपी को हम आगाह कर रहे हैं, राजनीतिक दल है बीजेपी, हमारा दुश्मन थोड़ी है, हम उनको भी आगाह कर रहे हैं और कांग्रेस को भी आगाह कर रहे हैं, खेलो तो उसके जैसा खेलो। मैं तो सोचता हूँ कि वो आशीष जी डीके शिवकुमार को फ्री हैंड होता तो वो 14, 15, 16 भी कर लेते। ये सुरजेवाला के कारण 13 हो गए क्योंकि सुरजेवाला आज बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कांग्रेस को वहां पे डुबाने में इनका भी बड़ा हाथ रहा। हरियाणा में कांग्रेस को डुबाने वाला अब हुआ क्या, कर्नाटक में ये करेगा। अपने बेटे के कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के कहीं गया नहीं पूरे विधानसभा में। कर्नाटक में हरियाणा कांग्रेस को निपटाने के लिए शैलजा हो गई, ये हो गई, ये बहुत बड़े प्रोमिनेंट लीडर है कांग्रेस को मट्ठा डाला। मैं देख के आया कैथल, आप तो हरियाणा में खुद फील्ड पे थे, छोड़ के कैथल छोड़ करके सुरजेवाला। ये आदमी जिसने हरियाणा जैसे छोटे राज्य में जो खुद का गृह राज्य है वहां कांग्रेस को बर्फ में लगाया, वो वहां कांग्रेस को बचाने नहीं जाएगा कर्नाटक में। लेकिन उनको भी पता है कि डीके शिवकुमार आने से कईयों की दुकानें बंद हो गई वहां पे। दिल्ली से लेके कई लोगों की दुकानें बंद हुई है, जो लोग बार बार आखिरी दिन तक कह रहे थे कि मुख्यमंत्री बदलेगा नहीं। मुख्यमंत्री बदल गया, डीके शिवकुमार आ गए, डीके शिवकुमार आ गए। सांसद विधायक चाहते थे डीके शिवकुमार, लोग चाहते थे डीके शिवकुमार, और ये जो 4 विधायक आए जेडीएस के, ये डीके शिवकुमार की वजह से आए, क्योंकि डीके शिवकुमार का एरिया है वो जेडीएस का जो बेल्ट कहा जाता है, वो का लिंगा का ओल्ड मैसूर, वही ताकत है डीके शिवकुमार की, और वही छेद किया डीके शिवकुमार ने। और वो का लिंगा के आज सबसे बड़े नेता, एक जमाने में देवगौड़ा परिवार होता था, अब डीके शिवकुमार डीके से बड़ा कोई आता। ओल्ड मैसूर और पूरा बेल्ट था जेडीएस का, वो डीके के प्रभाव में है, ये भी मान लीजिए आप। यदि फेयर इलेक्शन होते हैं, यदि बंगाल जैसे एसआईआर माइक्रो लेवल, लोगों का मत काटना, मत जोड़ना, 12 बजे बाद एजेंटों को भगा के अपने हिसाब से मतगणना करना, यदि ये कुछ नहीं हुआ तो कर्नाटक में कांग्रेस रिपीट होना तय है, बशर्ते ये सब नहीं हो, और बड़े बहुमत से। देखिए सवाल देखिए क्या है ना, जो सवाल ही अगला वो था, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, मतलब पहली बार कांग्रेस में बहुत लंबे अंतराल के बाद पहली बार इतना स्मूथ सत्ता ट्रांसफर देखा गया, जहां पर लड़ाई झगड़ा बगावत नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद खबर आई कि फलाने मंत्री नाराज हैं, वो अपने मंत्रालय से नाराज हैं, फलाने विधायक, सिद्धारमैया के पीछे इतने विधायक हैं। सिद्धारमैया तो खुद एक विधायक है। एक भी सोचिए, एक सिंगल विधायक कांग्रेस का नहीं हिला। 165 तो 165, जेडीएस आई 18 से 14, वो कहां चले गए? वो 64 से 56 दिख रहे, एक और एक्स्ट्रा, वो
9 कुल मिलाकर के, वहां पर 9 का गड्ढा। ये भाऊ जो कांग्रेस है, कांग्रेस को ये मॉडल, अब भाजपा छोड़ दीजिए, मोदी तो जो हुआ मोदी का हो ही गया। कांग्रेस को, राहुल गांधी को, खड़गे को, या जो भी लीडरशिप है, जो भी हो, उनको क्या कर्नाटका मॉडल को नहीं देखना चाहिए कि ये हमारा इतना, कहते ना, ओके टेस्टेड ISO 9001 2001 सर्टिफाइड, जो जो सर्टिफिकेट है सब मुझे ले तो लो, डर लगता है, इतना परफेक्ट मॉडल क्यों नहीं बाकी राज्यों में इम्प्लीमेंट करते? मुझे तो डर लगने लगा है। हम्म। इतना बड़ा क्रॉस वोटिंग करवाने के बाद कल से ये डीके शिव कुमार को तकलीफ देना शुरू नहीं कर दे, क्योंकि बीजेपी के आका बोल देंगे कि ये डीके को ठीक करो, और ये जितने भी स्लीपर सेल बैठे हैं लुंगी पकड़ के, ये शुरू हो जाएंगे उसको परेशान करना। हालांकि डीके सबको पी जाता है। हाँ, डीके इज नॉट अ स्मॉल फ्रे, वो डीके भाई छोटा मोटा नहीं है कि जिसको आप निपटा दो। डीके बड़ा खेल है। ये डीके ऐसे कईयों को अपने जेब में लेके घूमता है, ऐसे स्लीपर सेलों को। तो एक ये अब कांग्रेस व बीजेपी को भी थोड़ा एहसास होगा कि जब आप दूसरे का क्रॉस वोटिंग करवाते हो तो दूसरे को कितना दुख होता होगा, कभी थोड़ा दुख खुद भी उठाया करो। तो एक थोड़ा सा, जब युद्ध में आया है तो एक आध घाव तो तलवार का लगेगा। कर्नाटक बीजेपी में खलबली, आखिरी सवाल, कर्नाटक बीजेपी में ये नतीजे कितना अभी बाउंडर मचाने वाले, क्योंकि बाउंडर तो आएगा, बहुत बवंडर मोदी आएगा। अभी आरोप प्रत्यारोप होंगे। और मैं फिर कहता हूं आशीष जी, येदुरप्पा को साइडलाइन करना, येदुरप्पा को मार्गदर्शन मंडल में बिठाना, ये उसका खामियाजा है। अब तो बेटे को भी ना बिठा दें, विजयेंद्र, वाईवी विजयेंद्र। बेटे को भी नहीं, वो येदुरप्पा को ही लाना पड़ेगा इनको सामने। और येदुरप्पा की उम्र पे मत जाइए, उम्र तो मोदी जी की भी हो गई है। मोदी जी की तो उम्र का असली उम्र यही है, गुफा में बैठने वाली। गुफा में बैठने वाली ओरिजिनल उम्र हो गई है। अडवाणी जी के बगल में बंगला लेके उनको बैठ जाना चाहिए मार्गदर्शन मंडल में। ना, अडवाणी जी क्या करेंगे वहां, पावन हिमालय में गुफा में बैठे हैं मोदी, अब मतलब वहां मेवा तीर्थ में बैठे हैं, सेवा तीर्थ, सॉरी, गुफा में वो सिर्फ फोटोग्राफर, फिर अजीब बात कर रहे हैं, गुफा में वो सिर्फ फोटोग्राफर को लेके गए थे, फोटोग्राफी के लिए गुफा थी वो जैसा शादी के पहले ये होता नहीं आजकल, प्री वेडिंग शूटिंग जो बोलते हैं उसको, शादी के पहले शूटिंग करते हैं दूल्हा दुल्हन जाके अलग अलग जगह पे, प्री वैसा वेडिंग इनका इनका प्री इलेक्शन शूटिंग, वेडिंग वो शूटिंग रहता है, प्री इलेक्शन शूटिंग। कभी गुफा में, कभी किसके यहाँ, कभी गरीबों का पैर धोते हुए, कभी क्या करते हुए, ये सब शूटिंग होता है। उनको क्या लेना देना है आध्यात्म से, मुझे बताइए। 700 लोग मरने के बाद जो कहे कि मेरे लिए मरे क्या, आध्यात्म उससे कोसों दूर है भाई, हजारों किलोमीटर दूर। नहीं, आध्यात्म पर तो आज हमने 1 हफ्ते से मौन साध रखा था, लेकिन आध्यात्म पर, मोदी के आध्यात्म पर और मोदी के जो है कि राम भक्ति पर आज एक कार्यक्रम अवश्यंभावी हो गया है, जरूरी हो गया है, और हम लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन है। अब मामला बड़ा हो चुका है, तो जब मामला बड़ा होता है तो फिर उसको लाना पड़ता है। मामला घनघोर हो गया है, वो हनुमान जी की पूछ खत्म ही नहीं हो रहा है, अरे रोज नया तो नया मामला निकल रहा है। हम अयोध्या बात किए तो क्या कहा लोगों ने कि जो राम को लाए थे वो चोर लेके आ गए, जो राम को लाए थे वही चोर लाए। अरे बाबा, जो कैसी बात कर रहे हो, जो वोट चोरी करेगा, जो वोट सीट चोरी करेगा, वो किसको लाएगा? और अब चलिए इस चर्चा में नहीं करेंगे, और लेकिन बस बता दूं, ज्ञानेश कुमार भी उस ट्रस्ट में है। ये आदमी का नाम जहां जाता है वहीं चोरी शुरू हो जाती है, वोट चोरी, सीट चोरी, चुनाव चोरी, अब चंदा चोरी तक आ गया। भाई साहब, पर्यायवाची में कहीं ना हो जाए कि चोरी की पर्यायवाची में इसका नाम लिखना शुरू कर दे बच्चे स्कूल के एग्जाम में। हाँ, चलो अगले कार्यक्रम में बात करेंगे, अगले कार्यक्रम में आएंगे, इनका पूरा कहानी बताएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।